हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलीमर चैप्टर को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हम करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि ग्रोथ के बेसिस पे हम पॉलीमराइजेशन को, जो पॉलीमर होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रबर को, सिंथेटिक रबर को, साथ में हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को भी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। इसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो ये तो सेम होती है या फिर डिफरेंट, दोनों ही टाइप की हो सकती है। सेम और डिफरेंट दोनों ही मोनोमर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और ये मोनोमर्स कैसे होते हैं भाई, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या मतलब है, अल्कीन्स या फिर ये डाइन्स होती है या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये आपस में ऐड होकर क्या करती हैं, पॉलीमराइज होकर ये क्या करते हैं भाई, पॉलीमर फॉर्म करते हैं। जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है ये या तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल की वजह से होता है या फिर आयनिक स्पीशीज़ की वजह से। आयनिक स्पीशीज़ का क्या मतलब है, यानी कि कैटायन या फिर यहाँ पर अनायन होते हैं। और जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, इसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलीइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये क्या होता है भाई, ये होता है पीटीएफई, जिसे हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। और क्या होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पेन कहते हैं। तो अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीथीन क्या होता है। तो पॉलीथीन टू टाइप्स का होता है। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम LDPE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथाइलिन। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसे हम HDPE शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो दोनों की मोनोमेरिक यूनिट होती है वो सेम होती है, क्या होती है, इथीन। बट जो इनका पॉलीमराइजेशन कंडीशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसके लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है, कितना भाई, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसके लिए हमें लो प्रेशर चाहिए होता है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ में जो टेम्परेचर होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो रिक्वायर होता है वो होता है 350 केल्विन से 570 केल्विन टेम्परेचर। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 333 केल्विन से 343 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो कैटलिस्ट होते हैं या फिर इनिशिएटर का काम करते हैं वो कौन करते हैं, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड इनिशिएटर। ये इनिशिएटर का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। बट इन केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो यहाँ पर कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है इसका मिक्सचर होता है। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये केमिकली इनर्ट होते हैं और टफ होते हैं। और साथ में क्या होता है, ये टफ तो होते हैं बट ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बट जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं और साथ में क्या होते हैं, ये ज़्यादा टफ और हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ पर ये इनके यूजेस दे रखे हैं कि ये इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इंसुलेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम वायर्स में यूज़ करते हैं, वायर्स की कोटिंग में। और ये क्या होता है, टॉयज़ में और फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में यूज़ करते हैं। और ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है ये बकेट्स में, डस्टबिन्स में, बॉटल्स और पाइप्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखो टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन होता है ये क्या है हमारा भाई, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है ये। और जो इसका मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमेरिक यूनिट होती है इसकी। कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेफ्लॉन में। देखो क्या होता है, इसकी बहुत सारी यूनिट होती है, इस तरह से है देखो, जैसे CF2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है CF2, यहाँ पर भी सेम एक और यूनिट है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पर पाई बॉन्ड ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये देखो इस तरह से रेडिकल बन जाएंगे। ये आपस में सिंगल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, देखो इस तरह से यूनिट बन जाएगी CF2 CF2 CF2। और यहाँ पर ये CF2। तो इस तरह से ये जो CF2 CF2 लिंकेज है ये क्या हो रही है, यहाँ पर देखो रिपीट हो रही है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन पॉलीमर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है, यही इसकी रिपीटिंग यूनिट है।
नेक्स्ट हमारा पॉलीमर क्या है? नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पेन भी बोलते हैं। और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या होती है? एक्राइलोनाइट्राइल होती है और इसका पॉलीमराइज़ेशन होता है पेरोक्साइड की प्रेज़ेंस में। और इसमें भी क्या होता है, जब ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये इस तरह से पॉलीमराइज़ होकर क्या बन जाते हैं भई? पॉलीमर बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर इक्वेशन भी दी हुई है आपको, जो पॉलीथीन के लिए थी, पॉलीथीन का पॉलीमराइज़ेशन कैसे हो रहा था। यहाँ पर देखो दोनों के लिए ही जो दिया है मोनोमर वो क्या है? इथीन है, बट कंडीशन में ही डिफरेंस है। इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन ये है और इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ये है। और ये क्या बन रहा है यहाँ पर देखो, दोनों का ही जो फ़ॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। बस यहाँ पर जो कंडीशंस होंगी वो क्या बनेंगी? डिफरेंट बनेंगी। मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम है इनका, प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होंगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। यहाँ पर मैंने 3 मैकेनिज़्म बताए हैं, एक फ्री रेडिकल और फिर है कैटायनिक और फिर इसके बाद है अनायनिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो होता है, इसमें जो इनिशिएटर होता है वो कौन होता है? वो होता है पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड होता है वो यहाँ पर इनिशिएटर का काम करते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है? ये वाली ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो लिंकेज रहती है ये क्या होती है? पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो जो मैकेनिज़्म है ये, इन सारे ही मैकेनिज़्म में, तीनों ही मैकेनिज़्म में 3 स्टेप फॉलो होंगे। एक चेन इनिशिएशन, इनिशिएटर जनरेट होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा चेन प्रोपेगेशन। इसमें क्या होगा? चेन बढ़ती जाएगी, यानी कि यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट जो है वो क्या होती जाएगी? कंबाइन होती जाएगी, चेन इंक्रीज़ होती रहेगी। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन स्टेप को डिस्कस करते हैं। तो जो चेन इनिशिएशन स्टेप होगा इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये जो पेरोक्साइड है इसमें क्या होगी? होमोलिटिक फिज़न होगा। होमोलिटिक फिज़न क्या होता है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम अपना-अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन ने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लिया और इसने अपना लिया। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये 2 यहाँ पर रेडिकल बन गए। ये 2 इस तरह से यहाँ पर ये देखो ये बन जाएँगे। अब ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ना यहाँ से जो अल्काइल ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये जो कार्बन है ये बॉन्ड क्या हो जाता है? यहाँ से ब्रेक होगा फिर से। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ये इलेक्ट्रॉन एक इधर चला जाएगा और एक इधर। तो यहाँ पर तो देखो क्या है? एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेन प्रोपेगेशन है। तो जो ये रेडिकल जनरेट हुआ है, अब ये मोनोमेरिक जो यूनिट है इथीन, उसके साथ क्या करेगा? उस पे जाकर ये अटैक करेगा। देखो ये रेडिकल जनरेट हुआ है, प्लस में यहाँ पर क्या है? ये देखो इथीन मोनोमेरिक यूनिट है। अब यहाँ पर क्या है? ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या है? ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों, और ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये रेडिकल रह जाएगा। तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा? फर्दर रेडिकल जनरेट करेगा। इसी तरह से क्या है? ये बिल्ड, एक चेन को बिल्ड करता जाएगा। तो देखो ये रेडिकल जनरेट हुआ है। नेक्स्ट जो इथीन मोनोमर यूनिट है उसके साथ क्या करेगा? ये कंबाइन करेगा और ये इस तरह से ये चेन क्या है? प्रोपेगेट होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे? हम चेन टर्मिनेशन करेंगे। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? जब भी 2 रेडिकल आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। एक ये रेडिकल है, एक ये रेडिकल है। 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये चेन क्या हो जाएगी भई? टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड। तो इस तरह से ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन का मैकेनिज़्म हो गया। यहाँ पर जो हम इनिशिएटर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो कौन-कौन से पेरोक्साइड्स हो सकते हैं? बेंज़ोइल पेरोक्साइड हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो सकता है। अब हम नेक्स्ट मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करेंगे। तो जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है वो क्या है? कैटायनिक मैकेनिज़्म। जो कैटायनिक मैकेनिज़्म होता है इसमें क्या होगा देखो, इसमें हम एसिड्स का यूज़ करेंगे। या तो एसिड्स होंगे या फिर क्या होंगे? लुईस एसिड्स होंगे। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे या फिर लुईस एसिड्स हैं। ये दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं कैटायनिक मैकेनिज़्म में। इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये प्रोटॉन जनरेट होगा, ये प्रोटॉन बनेगा और ये प्रोटॉन क्या करेगा? फिर जो इथीन मॉलिक्यूल है, जो हमारी मोनोमेरिक यूनिट है इथीन, उसके ऊपर क्या है? ये हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा इस डबल बॉन्ड पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पे ये आकर ऐड हुआ है, इसने बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया? यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन बन गया। तो एडिशन होने से क्या बन गया भाई? यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? तो चेन इनिशिएशन स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चेन प्रोपेगेट होगी। तो किस तरह से प्रोपेगेट होगी देखो, अब जो मोनोमेरिक यूनिट है नेक्स्ट इथीन मॉलिक्यूल है वो क्या करेगी भाई? यहाँ पर इस
कार्बोकैटायन के साथ क्या करेगी, फर्दर यही वाले स्टेप्स को फॉलो करेगी और इस तरह से जो कार्बोकैटायन है ये क्या होता जाएगा, कार्बोकैटायन की चेन इंक्रीज़ होती जाएगी। कार्बोकैटायन क्या होता जाएगा भई यहाँ पर लॉन्ग चेन बनाता जाएगा, कंटिन्यू होती रहेगी ये चेन। तो जो लास्ट स्टेप है देखो यहाँ पर वो क्या बनेगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भई, यहाँ से 2 तरीके से हो सकता है, नेगेटिव आयन या फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन से ये चेन टर्मिनेट हो सकती है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर यहाँ से ये जो लास्ट में ये स्टेप बना है, देखो ये मोनोमेरिक यूनिट क्या हो रही है, कंबाइन होने से ये बार-बार क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर ये इस तरह से कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो CH2 है, यहाँ से क्या है, या तो H एलिमिनेट हो जाएगा और जो HSO4 नेगेटिव जो नेगेटिव पार्ट था उसके साथ क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये CH2 है, ये यूनिट इस तरह से है CH2 CH2 पॉजिटिव। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस तरह से मैंने लिख दिया इसको और ये HSO4 आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। ये क्या करेगा, यहाँ से H2SO4 एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर पॉलीमर बन जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, चेन टर्मिनेट हो जाती है। तो आप ये कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन में आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये इथीन है, इथीन में यहाँ पर ऐसे मोनोमर्स यूनिट भी हो सकती थी जिनके साथ यहाँ पर क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो ये उनमें भी हो सकता है कैटायनिक पॉलीमराइज़ेशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अनायनिक का मैकेनिज़्म, अनायनिक पॉलीमराइज़ेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बेसेस लेते हैं, इसमें हम बेस लेंगे जैसे NaNH2 हो गया, K पॉजिटिव ये पोटेशियम अमाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव बन जाएगा। इसमें ये इस तरह से, तो यहाँ पर इसमें हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। और यहाँ पर भी अल्कीन भी हो सकता है और अल्कीन के साथ अगर कोई ग्रुप लगा है, कोई ऐसा मोनोमर है जिस पे क्या लगा है भई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये अनायनिक पॉलीमराइज़ेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं, अनायनिक मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पर बेस है NH2 नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इधर फर्दर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा NH2 CH2 और यहाँ पर क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या लगा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको स्टेबलाइज करेगा। फिर ये क्या करेगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट हमारा मोनोमेरिक यूनिट है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, उसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, यानी कि इस कार्बन पे किया इसने अटैक, फिर ये यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या है, ये चेन क्या है भाई, इंक्रीज होती रहेगी, चेन प्रोपेगेट होती रहेगी। तो जो चेन प्रोपेगेशन के बाद बनेगा वो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में देखो क्या होगा, जब हमने कैटायनिक मैकेनिज्म को डिस्कस किया था तो उसमें प्रोटॉन क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था, प्रोटॉन क्या हो रहा था भाई, लूज हो रहा था। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटॉन को डोनेट करना पड़ेगा, प्रोटॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब देखो हम इसमें प्रोटॉन का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है यहाँ पर, तो ये CH2 बन जाएगा। तो ये यहाँ से क्या बन गया, चेन टर्मिनेट हो गई और ये क्या बन गया, हमारा पॉलीमर बन गया। तो यहाँ से आप तीनों मैकेनिज्म में आप ध्यान रखना कि इनिशिएटर क्या होते हैं। तो देखो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था उसमें जो इनिशिएटर था उसमें कौन होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं। और जो कैटायनिक हमने पढ़ा है, कैटायनिक में क्या लेते हैं हम, कैटायनिक में होता है हमारे पास क्या लेते हैं हम भाई, एसिड्स लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। और जो अनायनिक मैकेनिज्म पढ़ा है इसमें क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और साथ में हमने क्या देखा है कि जो अनायनिक होता है, अनायनिक मैकेनिज्म जो फॉलो करते हैं, इनमें ऐसे मोनोमर्स भी हो सकते हैं जिनके पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जो कैटायनिक मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है उसमें मोनोमर के साथ ऐसा कोई ग्रुप लगा हो सकता है जो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यानी कि ऐसे मोनोमर्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कैटायनिक वालों को फॉलो करेंगे मैकेनिज्म को, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अनायनिक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे कि किस में क्या हो सकता है, इनिशिएटर क्या है, ये सब। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें देखो क्या होता है, इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा था, देखो एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का क्या होता है भाई, एलिमिनेशन होता है। और इसमें भाई मोनोमर्स कैसे होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, डाई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं। इनमें कोई इनिशिएटर की नीड नहीं होती है, नो इनिशिएटर इज नीडेड। और हर स्टेप में क्या होता है, सेम केमिकल रिएक्शन होती है, सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है, सेम टाइप की पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये कैसे मैनर में होता है, स्टेप वाइज मैनर में होता है, स्टेप्स में होता है।
और इसे हम क्या बोलते हैं भई, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन बोलते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, टेरिलीन, नायलॉन 66, नायलॉन 6, फिनोल फ़ॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फ़ॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या है इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है हमारे पास टेरिलीन और डैक्रोन। तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल होती है। ये क्या होता है, इथेन 1,2 डाइओल होता है, यानी कि 2 कार्बन की चेन होती है और इस पे क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। और टेरेथैलिक एसिड होता है। टेरेथैलिक एसिड क्या होता है भई, बेंज़ीन होती है और बेंज़ीन पे क्या होता है, 1 और 4th पोज़ीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है। इसमें क्या होगा देखो, यहाँ से OH जाएगा और अल्कोहल से क्या जाएगा, H जाएगा। इस तरह से यहाँ से क्या होता है, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है भई, एलिमिनेट हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, टेरिलीन बन जाता है। तो अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मान लो आपने ये 2 ही यूनिट ली है, तो यहाँ से ये इस तरह से ये बनाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें चेन को ऐड मतलब इसमें क्या करोगे, और मोनोमर्स को क्या करते जाएँगे भई, ऐड करते जाएँगे। तो ये चेन क्या है, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये कैसे मैनर में हो रहा है, स्टेप वाइज़ मैनर में हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन। नेक्स्ट पॉलीमर क्या है हमारा, नायलॉन 66, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन विद एडिपिक एसिड, यानी कि एक तो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एक होता है एडिपिक एसिड। हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे भई, पॉलीमराइज़ेशन कराएँगे इसका, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नायलॉन 66 का। तो इसमें क्या होती है भाई, पॉलीअमाइड लिंकेज होती है, अमाइड लिंकेज होती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से मोनोमर में अमाइड लिंकेज होती है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि इस मोनोमर में कौन सी लिंकेज है। तो ये इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नायलॉन 66 को। अब नेक्स्ट पॉलीमर को डिस्कस करेंगे, वो क्या है हमारा, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 क्या होता है भाई, देखो नायलॉन 6 में जो हमारा मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है एक, जो रिंग की फॉर्म में ही होता है ये। और इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, CO लिंकेज होती है और एक क्या होता है यहाँ पर NH ग्रुप लगा होता है। और इसका क्या करते हैं भई, यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पर ये जो CONH वाली लिंकेज दे रखी है, ये ग्रुप लगा रखे हैं, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इसका ब्रेक हो जाता है और ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से नायलॉन 6 ये बना लेता है। तो ये यहाँ पर देखो, ये पूछा जा सकता है कि नायलॉन 6 का पॉलीमराइज़ेशन होने के बाद नहीं, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर क्या होता है भाई, कैप्रोलैक्टम। और यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन कर रहा है, ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये खुद ही कर रहा है, कोई दूसरा इसके साथ नहीं है। यानी कि देखो जैसे इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन थी, बट यहाँ पर कैसी थी ये रिएक्शन, ये वाली कंडेंसेशन रिएक्शन में ये सेल्फ नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या है देखो, एक ही मोनोमर यूनिट है, तो ये क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, नायलॉन 610। तो नायलॉन 610 में जो मोनोमर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये हमने नायलॉन 66 में डिस्कस किया था। और दूसरा जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेबाकोइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, 10 कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें क्या होती है, 8 तो क्या होते हैं, मिथाइलिन ग्रुप C होते हैं, और दोनों ही एंड पे क्या लगा होता है, एसाइल क्लोराइड लिंकेज लगी होती है। ये COCl, इसे हम क्या बोलते हैं, असाइल लिंकेज बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड लिंकेज बोलते हैं। ये लिंकेज इस पे लगी होती है, इसे हम बोलते हैं सेबाकोइल क्लोराइड। इसमें भी क्या होगा, यहाँ से ये भी देखो कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, ये भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो वही NH2 का यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या जाएगा भाई, क्लोरीन जाएगा। तो ये यहाँ से क्या एलिमिनेट कर रहा है, ये HCl को एलिमिनेट कर रहा है। अब देखो दो मॉलिक्यूल कंबाइन, मतलब कि एक ही मोनोमर है, दोनों की एक एक मोनोमर है, तो ये जब यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं तो क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर HCl। तो यानी कि जब ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे तो ये क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर HCl को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, नायलॉन 610। इसका जो यूज़ है वो हम कहाँ पर करते हैं, ये टेक्सटाइल फाइबर्स की तरह यूज़ होता है, और पैराशूट और हैवी ड्यूटी टायर्स को बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं, नायलॉन 610 का। अब नेक्स्ट पॉलीमर हमारा क्या है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है और ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो किसकी कंडेंसेशन से बनता है ये, फिनोल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में होता है भाई ये, या तो एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस कैटलिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर जो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसमें इससे क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। तो बेसिकली इससे दो पॉलीमर बन जाते हैं। एक पहले बनता है जब फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो पहले नोवोलैक बनता है, फिर नोवोलैक का फिर फर्दर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बेकेलाइट मिलता है। तो पहले क्या होगा, इनिशियली पहले फॉर्मेशन होती है किसकी, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो देखो ये फिनोल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, एसिड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया,
तो इस तरह से देखो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल के। हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है, मिथाइल फिनोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये CH2OH इस तरह से लिंकेज है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पर हमें कैसे डेरिवेटिव मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले। अब ये जब क्या करते हैं आपस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं भाई, कंडेंस होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होता है और ये क्या कर लेता है, यहाँ से CH2 लिंकेज से क्या हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, नोवोलैक बन जाता है। तो जो नोवोलैक होता है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेंट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं, पेंट में यूज़ होता है ये। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नोवोलैक को जब हम फर्दर हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग एक पॉलीमर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो नोवोलैक बना था, ये जो चेन वाला बना था, ये उसमें देखा था ना हमने कि इस तरह से नोवोलैक बन रहा था। तो इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग प्रोडक्ट बनाएगा। और इसमें क्रॉस लिंकिंग में किसकी लिंकेज होती है भाई, CH2 ग्रुप से ये क्या होते हैं सारे ये जो मोनोमर्स है ये जॉइन हो रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखो इस तरह से भी बन सकता है कि बेकेलाइट में कौन सी लिंकेज होती है, या जो मोनोमर्स होते हैं आपस में मोनोमेरिक यूनिट किससे कंबाइन होती है, तो किससे होती है, किससे जॉइन होती है भाई, CH2 से, मिथाइलिन से। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेलामाइन पॉलीमर, या फिर मेलामाइन रेजिन भी बोल सकते हैं, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या होती है, मेलामाइन होती है, और दूसरी यूनिट क्या होती है, फॉर्मल्डिहाइड होती है। ये आपस में पहले कंडेंस होकर क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो जब मेलामाइन क्या होता है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग ही होता है। इसमें क्या होता है, ये बेंजीन की तरह ही होता है, बस इसमें जो बेंजीन में सारे ही कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की चेन मतलब 6 कार्बन की रिंग होती है वो। लेकिन यहाँ पर मेलामाइन में क्या होता है, एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन इस तरह से रहता है। और जिस पोजीशन पे कार्बन होता है उस पोजीशन पे क्या लगा होता है भाई, अमीन ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है। और ये क्या करेगा भाई, पहले इंटरमीडिएट बनाएगा। तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पर देखो इस तरह से बनाता है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, NHCH2OH, ये यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये जो ये बना इंटरमीडिएट बना है, ये क्या करता है भाई, पॉलीमराइज करता है, यानी कि इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब जब इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो देखो जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या है, यहाँ पर देखो NH2 ग्रुप लगा होगा, और यहाँ पर क्या है, ये OH है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये OH एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से NH2 से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो इसमें क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इस तरह से यहाँ से भी हाइड्रोजन गया है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये NH आ जाएगा, और यहाँ से क्या गया है, OH गया है। तो ये यहाँ पर इस तरह से क्या आ जाएगा, सिर्फ CH2 बचेगा, और ये क्या बन गया हमारा, मेलामाइन पॉलीमर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कोपोलिमराइजेशन। तो कोपोलिमराइजेशन क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक स्पीशीज, यानी कि जिसमें क्या होती है, एक टाइप से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोपोलिमराइजेशन बोलते हैं। और ये क्या है, दोनों ही मेथड से बन सकते हैं, चेन ग्रोथ से भी और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ब्यूना एस। तो जो ब्यूना एस होता है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये हमें पता है 4 कार्बन का होता है। 1,3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है भाई, डबल बॉन्ड लगा है। और सेकंड मोनोमेरिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टाइरीन होती है। इसमें क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप लगा होता है, इसमें बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला ग्रुप लगा होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टाइरीन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, पॉलीमराइज होता है, और पॉलीमराइज करके क्या करता है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन बना लेता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ब्यूना एस। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी मोनोमर्स बनते हैं तो मोनोमर्स में देखो क्या होता है, यहाँ पर जो भी पाई बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, सिंगल, यहाँ पर क्या आ गया, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है, इस पोजीशन पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से इसको क्या किया है, स्टाइरीन को इन्होंने रिवर्ट बैक करके यानी कि घुमा के लिख दिया है। और फिर यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड वाला क्या आ गया, CH आ गया, और फिर ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये CH आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, CH2। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और ये क्या आ गया यहाँ पर, बेंजीन रिंग। तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूना एस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथाइलिन इज अ मिक्सचर ऑफ। यहाँ पर कैटलिस्ट पूछा है पॉलीथाइन के लिए कि जो पॉलीथीन होता है इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, इसमें टाइटेनियम दिया है। हमें पता है टाइटेनियम नहीं होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ा था ना हमने कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और साथ में क्या होता है, क्या लेते हैं हम लोग भाई, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम लेते हैं, ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें टाइटेनियम है, ये भी नहीं बनेगा, ये टाइटेनियम है, ये भी नहीं होगा, इसमें TiCl3 दिया है यानी कि ट्राई क्लोराइड दिया है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नायलॉन 6 इज प्रोड्यूस बाय। जो नायलॉन 6 होता है वो कैसे बनता है? एडिशन रिएक्शन से, कोपोलिमराइजेशन से, पॉली एडिशन से, या फिर सेल्फ कंडेंसेशन से। तो देखो नायलॉन 6 क्या होता है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? कैप्रोलैक्टम होती है, और ये क्या करता है? सेल्फ कंडेंसेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोलामाइड पॉलीमर। यहाँ पर ये पूछा है कि पोलामाइड पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको टेरिलिन, बी दिया है ब्यूना एस, सी दिया है पॉलीस्टायरिन, और डी दिया है नायलॉन 6 तो देखो जो नायलॉन 6 होती है इसमें कौन सी लिंकेज होती है? ये लिंकेज होती है इसमें, क्योंकि इसमें एक जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? एडिपिक एसिड, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है भाई? हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है। तो यहाँ से ये क्या बनता है? CONH लिंकेज बनती है इसमें। तो इसी में पोलामाइड सॉरी इसी में क्या होती है भाई? पॉलीअमाइड लिंकेज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ ये मैचिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो आपको कुछ मतलब कैटलिस्ट दिए हैं कि चेन इनिशिएटर या फिर कैटलिस्ट क्या होते हैं इन रिएक्शंस के लिए, इन पॉलीमर्स के लिए। तो देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? जिगलर नाटा। तो ए का थर्ड देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, यानी कि बी में नहीं दिया है, ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, जो बी है वो दिया है आपको पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो होता है इसके लिए क्या होता है भाई? परोक्साइड कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ये देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ये सी में नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। जो सी दिया है आपको वो दिया है नोवोलैक। तो जो नोवोलैक होता है ये क्या होता है भाई? ये एसिड या फिर बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी का फोर्थ। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। और डी का क्या हो जाएगा भाई? नायलॉन 6 क्या होता है? ये कंडेंसेशन करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेचुरल रबर क्या होता है। तो देखो नेचुरल रबर क्या होता है, इसके ये क्या होता है? लीनियर पॉलीमर होता है, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन तो हमें पता ही है क्या होती है भाई? 4 कार्बन की चेन होती है, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है भाई? 2 मिथाइल, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा होगा भाई? मिथाइल ग्रुप लगा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। और ये जो क्या करती है ये वाली यूनिट, देखो इस तरह से होती है। जब ये कंडेंस करती है, यानी कि जब ये n नंबर ऑफ यूनिट्स इसकी मिलेंगी तो ये कंडेंस करती है। तो देखो किस तरह से यहाँ पर ये चेंज हो जाती है पॉलीमर में, यानी कि पॉलीमर में ये कैसे होती है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में बन जाते हैं, और सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये वाले कार्बन को ले लो आप, ये जो बीच में दे रखे हैं इन वाले कार्बन्स को देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? ये वाले कार्बन पे यहाँ पे कार्बन कार्बन इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड बन गया। इस वाले कार्बन पे यहाँ पर देखो क्या है? एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है? देखो डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या है? इस वाले कार्बन पे क्या है? CH3 है, तो ये CH3 इस तरह से आ गया। और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में, तो ये CH2 आ गया। तो ये CH2 और जो ये वाली CH2 है इस पे क्या होगी? लिंकेज होगी फर्दर यूनिट्स की, यानी कि जो सेकंड मोनोमेरिक यूनिट है उसकी लिंकेज होगी। तो इस तरह से क्या करता है? देखो ये क्या बन जाता है? हमारा नेचुरल रबर बन जाता है। और जो नेचुरल रबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। और जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भाई वो कैसी होती है? इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? यानी कि इसमें क्या करते हैं हम? कुछ एडिशन कर देते हैं, कुछ कंपाउंड का क्या कर देते हैं भाई? यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसमें जो नेचुरल रबर होता है इसमें। तो इसमें हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं? जो नेचुरल रबर होता है उसमें क्या करते हैं भाई? सल्फर को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो भी रबड़ की प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को अकॉर्डिंग टू द नीड बनाने के लिए, या फिर इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जैसी हमें चाहिए उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? इनके अंदर एडिशन करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये फिर क्या बन जाता है? यहाँ पर देखो ये वल्कनाइज रबर है। ये क्या है? देखो यहाँ पर ये आइसोप्रीन यूनिट है। इस आइसोप्रीन यूनिट में क्या होता है? ये सल्फर आकर यहाँ पर क्या करता है भाई? सल्फर लिंक के सल्फर की क्या हो जाती है? क्रॉस लिंकिंग हो जाती है यहाँ पर, और इस तरह से क्या बन जाता है? वल्कनाइज रबर बन जाता है। तो जो नेचुरल रबर होता है ये क्या होता है भाई? सॉफ्ट होता है 335 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पे। हाई टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट होता है, और लो टेम्परेचर पे ये कैसा होता है? ब्रिटल होता है। अब 283 से जब ये लो टेम्परेचर होगा तो ये क्या होता है भाई? ब्रिटल होता है इन नेचर में। ये क्या होता है भाई? सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर्स क्या होते हैं भाई? देखो ये होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं, ये कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं, बट ये होते किसके हैं? ये 1,3 ब्यूटाडाइन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन ही होता है। यानी कि रबर किससे बनेगा? या तो 1,3 ब्यूटाडाइन से, या फिर इसके डेरिवेटिव से ही बनेगा।
तो ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, होमोपॉलीमर भी और मतलब होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं और ये कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं। तो देखो होमोपॉलीमर में इसका एग्जांपल क्या है? नियोप्रीन है। सिंथेटिक रबर का क्या है भई? इसका एग्जांपल नियोप्रीन है। इसमें क्या करते हैं हम? क्लोरोप्रीन लेते हैं। तो क्लोरोप्रीन क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव है। इसमें क्या करते हैं? देखो यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन होती है, इस पे क्या करते हैं? यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है और इसका क्या करते हैं? पॉलीमराइज़ेशन करेंगे, तो इसका पॉलीमराइज़ेशन करेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? नियोप्रीन बन जाता है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और ये इस तरह से पॉलीमराइज़ होकर क्या बन गया? नियोप्रीन बन गया। तो आपको ध्यान रखनी है कि नियोप्रीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका सिंथेटिक रबर का वो क्या है भाई? वो एग्जाम्पल है ब्यूना एन। तो जो ब्यूना एन है ये क्या है? कोपॉलीमर है। ये कैसा सिंथेटिक रबर है भाई? कोपॉलीमर है। तो इसमें क्या है भाई? 2 टाइप के मोनोमर हैं। एक तो क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन है और दूसरा क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल है। तो भाई दोनों ये पॉलीमर आपस में क्या करते हैं? कोपॉलीमराइज़ होते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल आ जाएगा। इस तरह से ये होता है तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर ब्यूना एन बन जाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल है ब्यूना एस। तो जो ब्यूना एस में जो इसके मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन और जो दूसरा मोनोमर होता है वो क्या होता है? स्टाइरीन। ये अभी हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था, तो इसे आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखो रबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो नेचुरल रबर हैज़, तो नेचुरल रबर में हमने अभी पढ़ा था कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है भाई? सिस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? स्टाइरीन का, क्लोरोप्रीन का, आइसोप्रीन का या फिर 1,3-ब्यूटाडाइन का? तो भाई नेचुरल रबर जो होता है उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा नाम क्या होता है इसका? आइसोप्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो डिग्रेड होते हैं, किसकी वजह से भाई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिग्रेड करते हैं विद इन अ सूटेबल टाइम पीरियड। एक सूटेबल टाइम पीरियड के अंदर उनको डिग्रेडेशन होता है, उनका डिग्रेड करते हैं वो उनको। और साथ में क्या होता है? जो इनके डिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर सीरियस इफेक्ट नहीं होता। डू नॉट कॉज एनी सीरियस इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? देखो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट दिया है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का जो मोनोमर होता है वो देखो क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है और ब्यूटानोइक एसिड यानी कि 4 कार्बन की चेन है। तो ये देखो इस तरह से 1 2 3 और ये 4 4 कार्बन की चेन हो गई। अब ओइक एसिड यानी कि ब्यूटानोइक एसिड लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 पे ही यहाँ पर क्या है? COH ग्रुप लगा है और थर्ड पे क्या लगा दिया हमने? OH ग्रुप लगा दिया। और इसका क्या करेंगे? यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा? जब इसकी मोनोमेरिक यानी कि n नंबर ऑफ यूनिट्स इसकी कंबाइन होंगी, ऐसे कंडेंस होगी, तो क्या होगा? देखो जो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट यूनिट होगी उससे H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा और ये क्या करेंगे? यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बना लेंगे और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? PHB भी लिखते हैं। और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है, एक तो क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है, ये जो हमने लास्ट पॉलीमर में डिस्कस किया था। और दूसरी क्या है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड है, यानी कि ये भी सेम ही है बट इसमें ब्यूटानोइक एसिड की जगह पे क्या है? पेंटानोइक एसिड है, यानी कि 5 कार्बन की चेन है टोटल। तो इसमें क्या होगा? यानी कि इसका OH यानी कि OH का जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ से क्या है? ये COH का क्या जाएगा? OH ग्रुप जाएगा और यहाँ से क्या है? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से क्या बन जाता है? PHBV बन जाता है। इस वाले जो पॉलीमर को है इसे आप थोड़ा सा चेंज करके लिख लेना इस पोजीशन को, यानी कि इसे कुछ इस तरह से लिखना, फिर एलिमिनेट करके देखना CH CH2 COH और यहाँ पर ये क्या है? ये वाला जो OH ग्रुप लगा है इसे इस तरफ से लिख देना और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? CH2 CH3। इसे इस तरह से लिखना। तो देखो जब इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये H जाएगा और यहाँ से क्या है? OH जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ये इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस तरह से बनेगा ये। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये भी क्या है? हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्लाइसिन होती है। ग्लाइसिन क्या होता है? NH2 CH2 COH। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो क्या होता है? कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो अमीनो कैप्रोइक एसिड में क्या होता है? एक अमीन ग्रुप होता है, 5 कार्बन की ये चेन होती है, मिथाइलिन ग्रुप होता है और क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इसमें भी क्या होगा? अमीन का तो H जाएगा और यहाँ से क्या है? ये कार्बोक्सिलिक का क्या जाएगा? OH जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या है? वाटर एलिमिनेट होगा और ये इस तरह से यहाँ पर कंडेंस होकर ये क्या बना लेते हैं? नायलॉन 2 नायलॉन 6।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो क्या है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिक एसिड देख लेना आप यहाँ पर, ये होता है OH CH2COH, यानी कि एक ही कार्बन पे इस तरह से COH और यहाँ पर क्या लगा होता है, OH लगा होता है। इसमें भी क्या है, जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स होती है तो इसका H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा और ये क्या बना लेता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बना लेता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो जो पॉलीलैक्टिक एसिड होता है इसमें भी सेम इसी तरह से क्या होगा भाई, ये देखो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड है। इसमें भी यहाँ से क्या होगा, OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा और ये कंडेंस होकर क्या बना लेंगे, पॉलीलैक्टिक एसिड। और क्या एलिमिनेट होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सब हमने क्या डिस्कस किए हैं यहाँ तक, ये हमने डिस्कस किए हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है पॉलीमर का, इसे हम दो मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसे हम डिनोट करते हैं MN और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। और जो दूसरा होता है वो होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसे हम डिनोट करते हैं M/W। और सबस्क्रिप्ट में याद रखना, वेट वाले में यहाँ पर W लगाते हैं और इसमें नंबर वाले में यहाँ पर N यूज़ करते हैं। तो पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखो क्या होगा, अगर आपके पास N1 मॉलिक्यूल्स है तो उनका मॉलिक्यूलर मास हो गया M1, N2 मॉलिक्यूल्स है तो उनका मॉलिक्यूलर मास हो गया M2, N3 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हो गया M3। अगर अब आप इनका मास निकालते हो तो कैसे निकालोगे, N1 मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कैसे करोगे, आप जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो इस तरह से हो जाएगा ये। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, N2 M2, तो इन सब का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और फिर प्लस में क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे और डिवीजन में क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसको देखो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है ना 1 2 3 के लिए, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया समेशन ऑफ NI MI और अपोन में क्या कर देंगे, समेशन ऑफ NI। यहाँ पर I क्या हो सकता है भाई, I की वैल्यू हो सकती है 1 2 3। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है तो उसका जो मास है वो तो क्या है M1 है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, M1 है। इसी तरह से जो 2 स्पीशीज़ है उसके लिए जो मास है वो कितना है, M2 है, बट मॉलिक्यूलर मास उसका क्या है, M2 है। तो यहाँ पर सेम हम क्या करेंगे, इनके मास को इनके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा M1 प्लस में M2 ये कैपिटल M यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास के लिए, M3 और अपोन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। यानी कि यहाँ पर डिवीजन में क्या रखेंगे भाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो इनका मास है उनका सम। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में फिर कैसे लिख सकते हैं, समेशन MI अपोन में MI, समेशन ऑफ MI। अब यहाँ पर I से क्या मतलब है, I की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 इस तरह से। बट देखो यहाँ पर जो MI है, ये यहाँ पर ये जो हम MI यूज़ कर रहे हैं, ये MI क्या हो सकता है भाई, ये MI क्या है, ये मास है ना पॉलीमर का। तो मास ऑफ पॉलीमर हमने देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट किया था कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ पॉलीमर को। तो वो देखो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे भाई, वो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उसका जो भी मास है, ठीक है, उसमें सॉरी उसके जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उस पॉलीमर के जितने भी नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे थे, उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो यहाँ पर इसी तरह से उस पॉलीमर का जो मास बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास को जब हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, MI की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, MI की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल NI इंटू में MI। ठीक है, कैपिटल MI से मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल MI क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पर देखो जब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट किया तो ये क्या आ जाएगा NI और MI का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक MI ऑलरेडी है और एक MI यहाँ से आ गया। तो ये क्या है, हमारे पास मेथड्स हैं मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये क्या होता है भाई, इट इज़ द रेशो ऑफ, ये क्या होता है, रेशो होता है दोनों जो हमने मासेस कैलकुलेट की हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों का रेशो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, PDI बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। हमें किसके बारे में आइडिया देता है, ये हमें आइडिया देता है अबाउट द होमोजेनिटी ऑफ पॉलीमर। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, ये हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलीमर के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के बारे में बताता है। आगे यहाँ पर देखो इसी से रिलेटेड कुछ 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि अगर वेट एवरेज मास और जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, अगर दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनो डिस्पर्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, मोनो डिस्पर्स पॉलीमर्स बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आती है जो इसके लिए जो PDI की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी 1।
नेक्स्ट जो पॉइंट हमें दिया है वो हमें क्या दिया है, ये बताया हमें कि अगर वेट एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर वो ग्रेटर होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉली डिस्पर्स पॉलीमर्स। और इसके लिए जो पीडीआई की वैल्यू होती है, जो इंडेक्स की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 आती है इसके लिए पीडीआई की वैल्यू। तो बस यही था। अब यहाँ पर हम इनके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ अ पॉलीमर इज। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि पीडीआई क्या होता है किसी पॉलीमर के लिए। प्रोडक्ट होता है दोनों मासेस का, एवरेज और नंबर मासेस का, सम होता है, डिफरेंस होता है, या फिर रेशो होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। ये क्या होता है, इट इज रेशो ऑफ वेट एवरेज मोलिकुलर मास एंड द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट एंड वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अ पॉलीमर आर। देखो यहाँ पर ये दिया है आपको, ये दोनों ही वैल्यू दी है आपको, एम एन बार यानी कि नंबर एवरेज मोलिकुलर मास की भी वैल्यू दी है और इसकी भी दी है। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर देखो दी हुई है क्वेश्चन में। और ये पूछा है कि इसके लिए जो पीडीआई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो देखो नंबर एवरेज कितना दे रखा है आपको, 40,000, और जो वेट एवरेज दे रखा है वो आपको दे रखा है 60,000। तो इसके फॉर्मूले में देखो, पीडीआई के फॉर्मूले में क्या होता है, जो वेट एवरेज होता है वो क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में होता है। तो ये आ गया 60,000 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 40,000। तो इसमें क्या हो गई, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। और यहाँ पर इसे कट करोगे तो ये कितना आएगा, ये भाई यहाँ पर ये 3/2 आएगा। और जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से ग्रेटर है। तो यानी कि इन केस ऑफ, यानी कि जिसके लिए ये आपको एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, तो उसके लिए जो पीडीआई की वैल्यू है वो क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बायोडिग्रेडेबल पोलामाइड कैन बी मेड फ्रॉम। यहाँ पर देखो दो कंडीशन दी है, एक तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पूछा है आपसे, और प्लस में क्या पूछा है, पोलामाइड लिंकेज भी होनी चाहिए। तो देखो आइसोप्रीन और ग्लाइसिन से तो कुछ बनता नहीं है, तो यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड दिया है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पर इसमें पोलामाइड लिंकेज तो होती है, बट यहाँ पर क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये स्टायरिन कैप्रोइक एसिड दिया है, ये भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, राजस्थान का, हरियाणा का, या फिर DSSB हो, या फिर यूपी स्टेट का हो, तो जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे तो उन सबको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले, यानी कि नेक्स्ट पार्ट आएगा, उससे पहले आप ये दोनों वीडियोज़ को देख लेना, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन इस टॉपिक से हो गई है।